नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज दिल से में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बूढ़ा हूँ लाचार नहीं। श्यामलाल जी कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ रहे थे और पास में ही उनकी पत्नी यशोदा जी सिलाई बुनाई कर रही थी। इतने में उनका पोता कुछ किताबें लेकर आया और बोला, दादाजी आप यह कैसी किताबें पढ़ रहे हैं? इसमें तो कोई फोटो भी नहीं है। यह देखिए मेरी कॉमिक। अच्छा दिखाओ तो पढ़कर देखें। अपनी किताबों को एक तरफ रखते हुए श्यामलाल जी ने कहा तो सोनू ने उनके हाथ में एक कॉमिक बुक थमा दी। देखते ही श्यामलाल जी बोले, यह कैसी पुस्तकें पढ़ते हो तुम? सोनू, कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ा करो। इसमें तो सब मार धाड़ है। और ये क्या लाल रंग का आदमी, इसमें कौन है? दादाजी यह तो स्पाइडरमैन है, सुपर हीरो। अरे बेटा, कॉमिक्स तो हमारे जमाने में भी होती थी। चाचा चौधरी के किस्से, जिसमें अच्छी सीख भी मिलती थी और मनोरंजन भी हो जाता था। क्या दादाजी, आपको तो कुछ भी नहीं पता एंटरटेनमेंट के बारे में, नाराजगी भरे स्वर में कहते हुए सोनू अपने दादाजी के हाथ से अपनी कॉमिक बुक लेकर बाहर भाग गया। श्यामलाल जी बड़ी हैरानी से सोनू की तरफ देखते रहे और फिर उदास होकर कुछ विचार में पड़ गए, पर अपनी पत्नी से बोले, शायद आज के जमाने के हिसाब से हम और हमारी सोच पुरानी हो गई है। हमारे आदर्श और विचार इस तथाकथित मॉडर्न जमाने में अप्रासंगिक हो चुके हैं। यशोदा जी, जो अपने पति के भावों को बड़े करीब से जानती थी, उन्हें उदास देखकर बोली, उदास क्यों होते हैं जी? हमारा जमाना जा चुका है। इस बात को हम कितना जल्दी स्वीकार कर लें उतना ही अच्छा है। दरअसल कुछ महीने पहले तक श्यामलाल जी अपनी फैक्ट्री चलाते थे और उनका बेटा अमित उनके साथ ही फैक्ट्री का काम संभालता था। लेकिन एक दिन अचानक उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई और एकाएक वह पसीने से तरबतर हो गए। डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने सर्जरी करवाने की सलाह दी। सर्जरी के बाद कुछ महीने का आराम करने को कहा। श्यामलाल जी, जो पूरी लगन के साथ अपनी फैक्ट्री का काम संभालते थे, एकाएक घर बैठ गए। कुछ दिनों तक तो अमित उन्हें फैक्ट्री के खर्चों और कमाई का पूरा हिसाब देता रहा, लेकिन फिर उसने भी हिसाब देना बंद कर दिया। श्यामलाल जी ने जब बेटे से हिसाब के बारे में पूछा तो इस पर अमित ने जवाब दिया, पिताजी आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, इसीलिए मैंने फैक्ट्री का सारा हिसाब किताब अब कंप्यूटराइज्ड कर दिया है। आप रहने दीजिए, आपको इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं सब संभाल रहा हूँ। उस दिन से श्यामलाल जी को लगने लगा था कि इस नए जमाने में उनकी अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी श्यामलाल जी सोच विचार में पड़े हुए थे कि उनकी पत्नी ने आवाज़ लगाई, चलिए बहू ने नाश्ता लगा दिया है, खा लीजिए। श्यामलाल जी डाइनिंग टेबल पर आए तो उन्होंने एक नज़र नाश्ते की प्लेट पर डाली। आज फिर से बहू ने उनके सामने सिर्फ मक्खन लगे ब्रेड रख दिए। देखते ही श्यामलाल जी बोले, यह भी कोई नाश्ता है? बाजार से ब्रेड मंगवाई और मक्खन लगाकर परोस दिए। घर में ही कुछ अच्छा बना दिया होता। ठीक है, यदि आपको यह चीज़ें पसंद नहीं है तो मैं आपके लिए दलिया बना लाती हूँ। श्यामलाल जी की नाराजगी को देखकर यशोदा जी बोली और रसोई घर में चली गई। अपनी सासू माँ को रसोई घर में दलिया बनाता देख बहू मुंह सिकोड़ते हुए तुरंत बोली, आप क्या कर रही हैं? नाश्ता तो मैंने बना दिया है। बहू, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे बाबूजी को ब्रेड कुछ खास पसंद नहीं है, इसीलिए उनके लिए दलिया बनाने आई थी। माँ जी, पहले मुझे बच्चों के लिए फिर इनके लिए टिफ़िन पैक करने दीजिए। आप यह सब काम बाद में कर लेना। और वैसे भी बाबूजी को कहाँ जाना है, वह तो घर पर ही बैठे हैं। बहू की यह बातें बाहर बैठे श्यामलाल जी के दिल में तीर सी चुभ रही थी और यशोदा जी भी अपना सा मुँह लेकर रसोई घर से बाहर आ गई। यशोदा जी श्यामलाल जी को गंभीर मुद्रा में देखकर कहने लगी, सुनिए जी, अब आपकी तबीयत संभल गई है तो क्यों ना आप फिर से फैक्ट्री जाना शुरू करें। आपकी दिनचर्या भी कुछ व्यस्त हो जाएगी और दिल भी लगा रहेगा। तुम ठीक कहती हो यशोदा, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था। अगले दिन सुबह जब बेटा तैयार होकर फैक्ट्री चला गया तो श्यामलाल जी भी उत्साहित होकर फैक्ट्री जाने के लिए तैयार होने लगे। आज बाबूजी के मन में बहुत उत्सुकता थी उन सब लोगों से मिलने की जिन्होंने उनका इतने वर्षों तक फैक्ट्री के काम में साथ दिया था। वह अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों को न समझकर वह अपना साथी समझते थे, जिन्होंने उनके काम को फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाने में उनकी मदद की थी।
श्यामलाल जी का घर दूसरी मंजिल पर था, तो सीढ़ियां उतरते उतरते भी उन्हें थकावट होने लगी, लेकिन उनके उत्साह के आगे वह थकावट कुछ भी नहीं थी। जब श्यामलाल जी छत पहुंचकर अंदर गए तो देखा कि बेटा अमित उनकी सीट पर बैठा था और उन्हें सामने देखकर चौंक गया। बाबूजी, आप? यह कहते हुए उसे हैरानी जताई। श्यामलाल जी बोले, हाँ बेटा, बहुत दिनों से घर बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो सोचा फैक्ट्री जाना शुरू किया जाए। श्यामलाल जी ने इधर उधर देखा कि सारी पुरानी मशीन बदलकर अमित ने नई मशीनें लगवा ली थी। इस बात का भी इतना ताज्जुब उन्हें नहीं था जितनी हैरानी इस बात की थी कि उनका रखा हुआ एक भी वर्कर वहां पर नहीं था। बेटा, सारे पुराने वर्कर कहाँ गए? पिताजी, दरअसल बात यह है कि मैंने सारी पुरानी मशीनें बदलवाकर नई मशीनें लगवाई हैं और पुराने वर्कर को इन मशीनों को चलाने का ज्ञान नहीं था, इसीलिए मैंने पूरे स्टाफ को बदल दिया है। श्यामलाल जी को यह सुनकर धक्का सा लगा। काउंटर पर लगी कुर्सी पर बैठने लगे तो इतने में अमित ने टोक दिया, पिताजी, यह अकाउंटेंट की जगह है, वह भी आता ही होगा, आप वेटिंग रूम में जाकर बैठ जाइए। यह सुनकर श्यामलाल जी का चेहरा फीका पड़ गया। अपने काम पर वापस आने का जो उनका सारा उत्साह था वो औंधे मुंह जमीन पर गिर गया। स्वयं को उपेक्षित महसूस करते हुए वह जाकर वेटिंग रूम में बैठ गए। कुछ देर बाद देखा तो वर्कर्स काम करने के स्थान पर मोबाइल चला रहे थे। इस पर उन्होंने वर्कर्स को डांट लगा दी। इस समय अमित यह सब कुछ देखकर कुछ बोला नहीं, लेकिन जब रात को घर आया तो पिताजी पर बरस पड़ा। बाबूजी, आपको फैक्ट्री आने की क्या जरूरत है? आप बूढ़े हो गए हैं, घर पर ही बैठे रहिए, और यदि घर बैठे बैठे भी बोर हो गए हैं तो तीर्थ यात्रा पर चले जाइए, लेकिन कृपया करके मेरे काम में दखल मत दीजिए। माँ बाबूजी दोनों अपने बेटे के मुंह से यह सब बातें सुनकर जड़वत रह गए। यशोदा जी बोली, बेटा, तेरे बाबूजी तो तेरी मदद करने के लिए ही गए थे, कोई जरूरत नहीं है मुझे उनकी मदद की, अपना काम कैसे करना है मैं जानता हूँ। कहते हुए अमित अपने कमरे में चला गया। आंसू से भरी आंखें लिए दोनों श्यामलाल जी और यशोदा जी एक दूसरे को देखने लगे। फिर यशोदा जी ने श्यामलाल जी को तसल्ली देते हुए कहा, जाने दीजिए, वैसे भी आज नहीं तो कल यह सब तो उसे ही संभालना है। अपने पति की तो उन्होंने तसल्ली भरे शब्द कह दिए, लेकिन मन ही मन में ब्लड प्रेशर की मरीज यशोदा जी अपने बच्चों द्वारा किए जाने वाले उपेक्षा भरे व्यवहार से चिंतित रहने लगी। एक दिन उन्होंने देखा फ्रिज में कोई हरी सब्जियां नहीं पड़ी थी, तो सोचा जाकर बाजार से कुछ हरी सब्जी ले आए। दरवाजे से बाहर निकलकर जैसे ही कुछ सीढ़ियां नीचे उतरी तो अचानक चक्कर आने के कारण संभल न सकी और सीढ़ियों से लौटते हुए नीचे आ गिरी। करीब 1 घंटे तक भी जब यशोदा जी घर वापस नहीं आई तो श्यामलाल जी को चिंता सताने लगी। इतने में फर्स्ट फ्लोर वाले शर्मा जी ने आकर जानकारी दी कि यशोदा जी नीचे बेसुध हालत में पड़ी हैं। उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। श्यामलाल जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपनी पत्नी के जाने का आघात वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनकी छोटी बहन कमला और बेटी प्रिया ने उन्हें संभाला, लेकिन यशोदा जी की 13वीं के बाद सारे रिश्तेदार भी चले गए थे। अपने बच्चों के व्यवहार से तो वह पहले ही उपेक्षित महसूस कर रहे थे। जब तक यशोदा जी का साथ था तो उन्हें हौसला रहता था। बहू की अपमानजनक बातें और बेटे का रूखापन तो वह बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन अब एक एक पल काटना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। बेटा, बहू और बच्चे अपनी जिंदगी में मस्त हैं, लेकिन श्यामलाल जी से बात करने वाला कोई नहीं था। 2-3 दिनों के बाद उन्होंने अपनी बेटी उनका हालचाल जानने आ जाया करती थी तो उनका मन खुश हो जाता था, लेकिन उसके जाने के बाद जिंदगी फिर से अंधेरी रात लगने लगी। आज नाश्ते में फिर से मक्खन लगे ब्रेड और उनके सामने रखे थे। वे जानते थे कि ऐसा भोजन उनकी तबीयत के लिए सही नहीं, लेकिन करते भी क्या। उनके कहने पर दलिया या पोहा बना देने वाली यशोदा जी उनके पास नहीं थी, इसीलिए वह ब्रेड भी उन्होंने चुपचाप करके खाने लगे। नाश्ता करके अंदर जाने लगे तो अचानक डोरबेल बजी। बहू ने दरवाजा खोला। अरे बुआ जी, आप यहाँ? बुआ जी के हाथ में बैग देखकर अमित और उसकी पत्नी हैरान हो गई। हाँ बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैंने ही कुछ दिनों के लिए कमला को यहाँ रहने के लिए बुलाया था। लेकिन बाबूजी, बुआ जी को तकलीफ देने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है आखिर उनका भी परिवार है।
बहू कहने लगी तो इतने में उसकी बात काटते हुए बुआ जी बोली, अरे नहीं बहू, इसमें तकलीफ किस बात की, अपनों के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए। हालात से परेशान श्यामलाल जी के चेहरे पर अपनी बहन के आते ही मुस्कुराहट आ गई। अकेलेपन का एहसास नहीं हो रहा था। कमला जी अपने हाथों से सुपाच्य और पौष्टिक खाना बनाकर देने लगी। उनके फल और दवाइयों का भी पूरा ध्यान रखती और कभी कभी बेटी भी आ जाती तो श्यामलाल जी को तो जैसे दुनिया ही रोशन हो जाती थी। वह अपनी पत्नी के जाने का गम भूलते जा रहे थे, लेकिन तेज मिजाज बहू को बुआ का अपने घर में रहना नहीं सुहाता था। उनकी उपस्थिति उसकी आंखों में खटकने लगी थी। देखिए जी, मैं जानती हूँ कि माँ के जाने के बाद बाबूजी थोड़े अकेले हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि आए दिन घर पर मेला लगा कर रखेंगे। हर 2-4 दिन के बाद बेटी को बुला लेते हैं, और बुआ जी जो आए दिन मुझ पर रौब झाड़ती रहती है, उन्हें तो मेरे सिर पर ही बिठा कर रख दिया है। ऐसा कब तक चलेगा? अपनी पत्नी की बातें सुनकर अमित भड़क उठा। अगले दिन सुबह जब बुआ जी मंदिर गई थी तो अमित अपने पिता के पास आकर बोला, बाबूजी, बुआ जी घर वापस कब जा रही हैं? क्या मतलब? तुम्हें कोई तकलीफ है अपनी बुआ के यहाँ रहने से? तकलीफ तो है बाबूजी, आए दिन आपकी बहू पर रौब जमा कर रखती हैं बुआ जी। और फिर कितनी महंगाई का जमाना है, एक एक सदस्य से भी बजट में फर्क पड़ता है। हम कब तक उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे? बेटा, जिम्मेदारी तो वह मेरी उठा रही है। उसके आने से मुझे बहुत सहूलियत हो गई है। मेरे सारे काम वह झट से कर देती है और अपने दिल का हाल भी उससे बांट लेता हूँ। वह तो मैंने ही उसे कुछ दिन यहाँ रुकने को कहा है, क्योंकि अपने घर में उसकी कोई खास जिम्मेदारियाँ भी नहीं थी। बाबूजी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपकी बहू तो कोई जिम्मेदारी उठाती ही नहीं। काम तो बुआ जी के आने से पहले भी हो रहे थे ना। और जहाँ तक रही आपके अकेलेपन की बात, तो आए दिन आप प्रिया को बुलाए रहते हैं घर पर। अमित गुस्से में चिल्लाया। उसकी बातों ने श्यामलाल जी को अंदर तक जख्मी कर दिया। वे चाहकर भी इसके आगे कुछ न बोल सके, लेकिन एक बात अब वह समझ गए थे कि उनके बेटा बहू अब उनकी बहन को घर में शांति से नहीं रहने देंगे। आए दिन बहू कोई न कोई झगड़ा करके उसे निकालने की कोशिश करेगी और अपनी बहन को अपमानित होते हुए वह नहीं देख पाएंगे। इसीलिए अगले दिन उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बहन को वापस घर भेज दिया। अवसाद से ग्रसित श्यामलाल जी वापस अपने कमरे में आकर अपनी पत्नी की तस्वीर के आगे आकर बैठ गए। यशोदा, तुम्हारे जाने का आघात मैं अपनी बहन के सहारे ही तो सहन कर पा रहा था। वह रहती थी तो अकेलेपन का एहसास भी नहीं काटता था मुझे। उसका यहाँ रहना भी बर्दाश्त नहीं हुआ तुम्हारे बेटे बहू से। क्या मैं अपनी छोटी बहन या बेटी को अपनी मर्जी से अपने घर नहीं बुला सकता? आंसू बहाते हुए भराई गले से श्यामलाल जी बोले। बहन के जाने के बाद श्यामलाल जी के दिल में फिर से वही उदासी आ गई। बेमन से रहने लगे। जब तक उनकी बहन कमला उनके घर रही, उन्हें हल्का फुल्का भोजन बनाकर देती थी, लेकिन बहन के जाने के बाद बहू ने फिर से नाश्ते में ब्रेड टोस्ट बनाने शुरू कर दिए। इस कारण श्यामलाल जी का पेट कुछ खराब रहने लगा। एक दिन जब तबीयत थोड़ी ज़्यादा खराब होने लगी तो श्यामलाल जी ने अपनी बहू को खिचड़ी बनाने के लिए कहा। बहू ने अनमने मन से बनाने के लिए हाँ तो कह दिया, लेकिन काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद भी श्यामलाल जी को खिचड़ी नहीं मिली। दोबारा याद दिलाने पर बहुत तीव्र स्वर में उन पर भड़कते हुए बोली, बाबूजी, एक तो सारा दिन मेरा काम खत्म नहीं होता, ऊपर से आपकी नई नई फरमाइश है। इतना तो आपको भी सोचना चाहिए कि मैं अकेली आखिर क्या करूँगी। इतनी बातें सुनाते हुए बहू रसोई घर में खिचड़ी बनाने लगी। बेचारे श्यामलाल जी अपराध बोध से ग्रस्त होकर अपने कमरे में लौट आए। कुछ देर बाद उन्हें खिचड़ी तो मिल गई, लेकिन अब यह खिचड़ी उन्हें किसी जहर से कम नहीं लग रही थी। सोचने लगे कि शायद जहर खाना इस खिचड़ी को खाने से ज़्यादा आसान था। यह तमाशा अब रोज का काम बन चुका था, लेकिन शिकायत करते भी तो किससे? इस घर में अब उनका सुख दुख बांटने वाला भी तो कोई नहीं था। जब उनका बेटा ही उन्हें समझने को तैयार नहीं था तो किसी और से क्या गिला करते। सोचने लगे कि क्या यही दिन देखने के लिए बेटा मांगा था? कितनी मन्नतें मांगी थी। भगवान से सोचा था कि बेटा बड़ा होकर बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा,
कितना बड़ा भ्रम पा लिया था मैंने। देख रही हो यशोदा, हमारे प्यार और त्याग की यह कीमत लगाई है हमारे बेटे ने। कहते हुए श्यामलाल जी भरी आंखों से अपनी पत्नी की तस्वीर निहारने लगे। यह सब बातें सोचते सोचते उनका उस घर में दम घुटने लगा था, तो बाहर की ताजी हवा खाने के इरादे से थोड़ी देर के लिए पार्क की तरफ चल दिए। पार्क में पहुंचकर उनकी अपने पुराने मित्र राम प्रकाश से मुलाकात हो गई। इतने समय के बाद अपने मित्र से मिलकर श्यामलाल जी के चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। दोनों मित्र मिलकर अपनी बचपन की पुरानी यादें ताजा करने लगे। बातों बातों में श्यामलाल जी अपने घर की परेशानियों को ही भूल गए थे, लेकिन जब मित्र ने श्यामलाल जी से परिवार की कुशलता के बारे में पूछा तो श्यामलाल जी का चेहरा मुरझा गया और आंसुओं का पैमाना छलक पड़ा। इतने दिनों के बाद किसी से अपनापन पाकर श्यामलाल जी ने अपने दिल का गुबार अपने मित्र के आगे खाली कर दिया। कैसे दिन रात मेहनत करके उन्होंने कारखाना खड़ा किया था, खून पसीने की कमाई से मशीनें खरीदी थी, कितनी रातों की नींद हराम की थी, तब जाकर फैक्ट्री के लिए बिल्डिंग तैयार हुई थी, और आज अपनी ही फैक्ट्री में उन्हें जाने की इजाज़त नहीं थी। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया, आज वही बेटा उन्हें बोझ समझ रहा है। राम प्रकाश जी व्यावहारिक बुद्धि के स्वामी थे। श्यामलाल जी के दर्द और पीड़ा का आलम देखते हुए उन्होंने कहा, श्यामलाल, यह वक्त कमजोर पड़ने का नहीं बल्कि हिम्मत दिखाने का है। डर के बैठने का नहीं बल्कि शेर की दहाड़ दिखाने का वक्त है। आगे तुम खुद ही समझदार हो। मित्र के शब्दों ने उनके हारे हुए दिल में नई हिम्मत का संचार किया। घर आते वक्त उनके मन की घबराहट कोसों दूर चली गई। पार्क से सैर करके घर लौटे तो थोड़ी ही देर में उनकी बेटी प्रिया भी घर में आ गई। आओ बेटी, कितने दिनों से तुमसे मिलने का दिल कर रहा था, अच्छा किया जो आ गई। श्यामलाल जी ने बहू को कुछ चाय नाश्ता लाने को बोला। जब बहू चाय के साथ ब्रेड पर मक्खन लगाकर ले आई तो नाश्ते की प्लेट में ब्रेड देखकर प्रिया बोली, बाबूजी, आप यह ब्रेड वगैरह मत खाया कीजिए। भाभी, बाबूजी के लिए कुछ हल्का फुल्का भोजन बना दिया करो जिसे पचाने में उनको आसानी हो। यह सुनते ही बेटे की बहू जैसे उबल पड़ी और बोली, एक तो माँ जी के जाने के बाद आए दिन घर पर किसी न किसी का आना जाना लगा रहता, और अब मैं इनकी चाकरी भी करती फिरूं। आप लोग क्या चाहते हैं कि सारे दिन मैं रसोई में ही खड़ी रहूं? अगर इतनी ही चिंता हो रही है अपने बाबूजी की तो अपने घर ही क्यों नहीं ले जाती हो? बहू की जली कटी बातें सुनकर श्यामलाल जी हैरान रह गए और आज उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा। बस बहुत हुआ। सहसा श्यामलाल जी के मुंह से यह 3 शब्द निकले और उन्होंने मन ही मन में कुछ ठान लिया। बहू, तुम शायद भूल रही हो कि यह घर मेरा है और मेरे ही घर से मुझे निकालने वाली तुम होती कौन हो? क्या मतलब है आपका? बहू गुस्से में चिल्लाने लगी तो बाबूजी बोले, बहू, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है और इस घर में कोई भी इतना बड़ा नहीं हुआ जो मेरी बात काट सके। यह बातें चल ही रही थी कि अमित भी घर पर आ गया और बाबूजी को जोरदार आवाज में बोलता हुआ देखकर चिल्लाने लगा, बाबूजी, यह क्या तमाशा लगा रखा है? अपने बेटे की जोरदार आवाज सुनकर आज बाबूजी कमजोर नहीं पड़ने वाले थे। उसकी आंखों में आंखें मिलाते हुए बोले, यह बात तो मुझे तुम लोगों से पूछनी चाहिए ना बेटा। अपने ही खून पसीने की कमाई से खड़ी की गई फैक्ट्री में मुझे जाने की इजाजत नहीं है। एक दिन के लिए अपनी फैक्ट्री में गया तो मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजने की सलाह दे डाली। मैंने पाई पाई इकट्ठा करके जिस घर को खरीदा उस घर में मुझे बोझ समझा जा रहा है। सुबह की चाय के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ता है। 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसा दिया है तुम लोगों ने। मुझे तुम्हारी माँ के जाने के बाद अकेलापन काटने लगा तो तुम्हारी बुआ को कुछ दिनों के लिए बुला लिया। तुम लोगों से उसका रहना भी बर्दाश्त नहीं हुआ और आज प्रिया आई है तो बहू ने उसे भी जली कुटी सुना दी। एक बात कान खोलकर सुन लो, जिस घर से तुम मुझे निकालने को कह रही हो वह घर आज भी मेरे नाम है और यदि इस घर से कोई जाएगा तो वह तुम लोग जाओगे। और बेटा, यह फैक्ट्री पर आज तुम अधिकार जमा कर बैठे हो, उस फैक्ट्री का मालिक आज भी मैं ही हूँ। मैं चाहूँ तो उसे बेच भी सकता हूँ और आज भी इतनी हिम्मत है कि मुझ में अपनी फैक्ट्री फिर से संभाल सकूं। बेटा, मैं बूढ़ा जरूर हुआ हूँ लेकिन आत्मस्वाभिमान और अभी भी जिंदा है मुझ में। मैं कल से अपनी फैक्ट्री में जाकर अपना काम संभालने वाला हूँ। यदि किसी को मेरी मदद करनी हो तो वह फैक्ट्री आ सकता है।
आज बेटा और बहू दोनों बाबूजी का यह रूप देखकर अवाक रह गए। इतने रौब से तो बाबूजी ने आज तक कभी बात नहीं की थी, लेकिन आज केवल बाबूजी ही बोल रहे थे और बाकी सब लोग सिर झुकाए सुन रहे थे। अगले दिन सुबह बेटे और बहू के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर था। आज बाबूजी को नाश्ते में दलिया खाने को मिला और अमित बाबूजी को फैक्ट्री ले जाने के लिए तैयार होकर खड़ा था। आज श्यामलाल जी फैक्ट्री में अपनी पुरानी सीट पर बैठे थे, ना कि वेटिंग रूम में। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर से अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में नए विचारों के साथ। तब तक अपने माता पिता का ध्यान रखिए। धन्यवाद।